मैं भी बाहर जाती हूँ, देखती हूँ बच्चे खेलते हैं, अपनी माँ के पास में दौड़ के आते हैं। इसको तो पता ही नहीं इसकी माँ कहाँ खड़ी है, इसके पापा कहाँ खड़े हैं, इसकी माँ की शक्ल कैसी है, इसके पापा की कैसी शक्ल है। इनके लिए तो 7वें महीने में 8वें महीने बच्चे को निकालो, कुछ कमी बता के एनआईसीयू में रखो, पर डे का एनआईसीयू का 20-25 हज़ार रुपये उठाओ, बेड का, बच्चे को माँ से दूर रखो 15-20 दिन 25 दिन। मेरी वाइफ की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्यों 7वें महीने में डिलीवरी करी? जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। क्या इस बच्चे ने 2.5 साल हो गए हैं पर्व को, क्या इस बच्चे ने कभी आपको माँ बोला आज तक? नहीं बोला। मैंने उसको एक बार भी नहीं देखा था, उन्होंने जाके कमरे में रख दिया उसको। मैंने तो शक्ल भी नहीं देखी थी मेरे बच्चे की कि कैसा दिखता है वो। सबके हाथ में बच्चा आता है तो माँ के पास रखते हैं, मेरे पास भी नहीं था, उन्होंने ले लिया था। जैसे जैसे बड़ा हुआ हमको पता पड़ा ये सब हुआ है हमारे साथ में, मेरे तो मरने जैसी स्थिति हो गई थी। जब बच्चा पैदा होता है और जो 9 महीने से पहले होता है, जो प्री मेच्योर होते हैं बच्चे, उनकी आँख नाक सबकी जांच होती है, कान की सबकी। तो आपकी जांच क्यों नहीं करवाई इन्होंने? मैंने कहा सर ये तो हमको नॉलेज नहीं था कि आरओपी की एक जांच होती है, वो मैंडेटरी है। तो हर हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है उसके 2-4 दिन के अंदर ही हो जाती है वो। तो इन्होंने क्यों नहीं करी? मैंने कहा सर ये तो मुझे नहीं, अब ये बच्चा जीवन भर नहीं देख पाएगा उस जांच। अगर ये उस समय जांच करते तो इसका इलाज और सर्जरी संभव था, और हालांकि वो कराने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, इंजेक्शन से ही काम हो जाता। डॉक्टर की वजह से ही आज इस स्थिति हुई है हमारे साथ में। सबका बच्चा होता है तब सबको लगता है कि हमारा पहला बच्चा है, हम इसका बर्थडे मनाएंगे, हम इसका झड़ूलिया करेंगे, हम इसको स्कूल में डालेंगे, हम इसके दादा दादी स्कूल से इसको लेके जाएंगे, नाना नानी के साथ खेलेगा, ये सब करेगा। पर ऐसी कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ में। जब से इस डॉक्टर हमारी ज़िंदगी में आया है, हमारी लाइफ बहुत बर्बाद हो गई है। डॉक्टर मनोज अग्रवाल मुझे ये बोलते हैं कि आप ये फाइल्स मेरे पास रख दीजिए, दिल्ली एम्स में अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है, आप तो टिकट्स वगैरह बुक कराओ, और दिल्ली एम्स में मेरे जो 7 के MBBS किए हुए डॉक्टर है वो वहाँ जॉब करते हैं, तो मैं 2 मिनट में आपकी कल परसों की अपॉइंटमेंट बुक करा दूंगा। तो मैंने कहा ओके सर। अगले दिन मैं जब फाइल लेने गया तो मैंने पूरी फाइल ले ली। हालांकि डॉक्टर मनोज अग्रवाल को ये नहीं पता था कि मेरे पास सारी फाइल्स की फोटोकॉपी की हुई है सेफ्टी पर्पज से। इसको सू से लेके खाना खिलाने से लेके सब ये मेरे पे डिपेंड है। अभी तो आज हम लोग हैं, आज मैं जिंदा हूँ, अगर मैं बाय चांस भगवान ना करे कुछ हमको हो जाए तो इसका क्या होगा? आप बताओ, इसका क्या फ्यूचर है? ये जो सीजर डिलीवरी का डेटा है डॉक्टर शिल्पा गोयल का, मैग्नस हॉस्पिटल का, 80% अबव है 100 में से। WHO के नॉर्म्स 20% बोलते हैं। 4 महीने तक SP साहब ने उस परिवार का कुछ भी नहीं किया। इतनी बड़ी लापरवाही, मेडिकल नेग्लिजेंसी है। एक बच्चा का भविष्य पूरा अंधकार में, पूरा परिवार उसके साथ जुड़ा हुआ है, और SP साहब ने उसमें 4 महीने तक कुछ नहीं किया। थाने में मैं एज ए एडवोकेट होते हुए मैं थाने में इतने राउंड काट के आया हूँ, तो आप लोग सोच लीजिए आम आदमी के साथ क्या होता होगा। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। इस वक्त हमारे साथ जो परिवार है, आज जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो है नन्हे पर्व की कहानी। पर्व, उत्साह, त्योहार, ये शब्द इस बालक के लिए बेमानी है। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ये बच्चा जो है जन्म से ही इसकी आंखें की रोशनी यहाँ पर चली गई, और पूरा परिवार जो है लंबी लड़ाई कानून की लड़ रहा है। पिता जो पेशे से वकील हैं, 2.5 साल के लंबे इंतज़ार के बाद इन्हें जो है इंसाफ की किरण यहाँ पर दिखाई दी है। मुकम्मल जीत इसलिए इसे नहीं कह सकते क्योंकि बच्चे की रोशनी, तमाम प्रयासों के बाद भी बच्चे की रोशनी वापस नहीं आ सकती है। इलाज के लिए हर जगह ये लोग जा चुके हैं, हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी इन्होंने खूब प्रयास करा, पर बच्चे की रोशनी वापस आने की कोई भी उम्मीद इन्हें नहीं दिखाई दे रही है। परिवार हमारे साथ हैं, एडवोकेट योगेश जोशी। क्या पूरी कहानी है, कैसे बच्चे के साथ ये सब कुछ हुआ एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, और क्या क्या प्रयास आप लोगों ने करा अब तक? सर ये एक कहानी, हम एक साधारण परिवार थे। जब हमें पता चला कि प्रेगनेंसी की कोई चीज़ है, तो हम उसके बाद में हमने सुना कि शिल्पा गोयल अच्छी डॉक्टर है, पर कहानी तो हमको बाद में पता चली। हालांकि कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। जब हमें पता चला कि हमारी प्रेगनेंसी की अच्छी न्यूज़ है,
ठीक जी। है। उसके बाद में जो शिल्पा गोयल का मैग्नस हॉस्पिटल है वहाँ पे हम गए। वहाँ पे शिल्पा गोयल प्रबंधक भी है उसी हॉस्पिटल की और स्त्री रोग विशेषज्ञ भी है, ठीक है। हम जब वहाँ पे गए तो 7 महीने तक बराबर इलाज उनसे चलता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी। जी। 7वें महीने जैसे ही हम गए, सडनली उन्होंने हमको बोला माँ या बच्चे की जान को खतरा है। वहाँ की खुद के हॉस्पिटल में सोनोग्राफी की रिपोर्ट करवाई। वहाँ पे उनका जो मेरी वाइफ है मिस अपूर्वा जोशी, उनका वाटर लेवल कम है तो बच्चे या माँ की जान को पेट में खतरा है, जी। तो अर्जेंट डिलीवरी करनी पड़ेगी। उसके बाद में मैं घबरा गया, तो मैं उसी दिन 1 घंटे बाद अर्थ डायग्नोस्टिक जो मधुबन में स्थित है वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद में मैंने सेकंड सोनोग्राफी की रिपोर्ट वहाँ पे करवाई। वो रिपोर्ट बहुत अच्छी है और वहाँ के जो रेडियोलॉजिस्ट थे, जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। फिर भी मेरा मन मान नहीं रहा था। मैंने कहा कि जिस डॉक्टर को 7 महीने से बता रहे हैं वो डॉक्टर भगवान का रूप है, तो क्यों ना एक बार उनके पास वापस जाया जाए कि बाई चांस मशीन की कुछ गलती होगी या कुछ होगा। तो मैं उनके पास वापस गया। जब मैं वापस गया तो उन्होंने अपने ही हॉस्पिटल में वापस 1-2 घंटे बाद थर्ड सोनोग्राफी की रिपोर्ट कराई, जो खुद की ही हॉस्पिटल की फर्स्ट रिपोर्ट से वापस बहुत ही विरोधाभास थी, बहुत ही अलग थी। जी। तो टोटल 3 रिपोर्ट सेम डे में अलग अलग रिपोर्ट है, जिसमें अर्थ डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट बहुत अच्छी। फिर भी उन्होंने हमें बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, आप मेरी बात मानो, मैं आपको गलत राय नहीं दूंगी, ऐसे करके कि माँ या बच्चे की जान को खतरा है, आप अर्जेंट डिलीवरी करा दीजिए। और दूसरी बार डिलीवरी कराने के बाद बच्चा बिल्कुल अंदर सकुशल है, आपको अगले ही दिन हैंड ओवर कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, भगवान का रूप है, इनकी बात मानते हैं। जब ने डिलीवरी करवाई तो उस बच्चे को माँ और हम पूरे परिवार से दूर सीधा एनआईसीयू के रूम में ले गए और एक बिल थमाया गया हमारे हाथ में कि आप नीचे से दवाएं लेके आ जाओ। और मैं जैसे ही दवाएं लेने गया तो उन्होंने 38,000 रुपये का बिल मेरे हाथ में थमा दिया कि 38,000 रुपये की दवा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने वहाँ पे पैसा चुकाया। जी। उसके बाद में ये शिल्पा गोयल ने बोला कि अब बच्चा जो है वो शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज अग्रवाल की निगरानी में रहेगा और अभी बच्चे की कंडीशन ख़राब है, कभी भी मर सकता है। तो मैंने कहा कि आपने तो ये बोला था कि अब वो हमको भी नहीं पता था, ऐसे करके इन्होंने उलझाया, कोई बात नहीं। रोज़ मैं जाता बच्चे के लिए, माँ का फीड लेके जाता, तो बच्चे से हमको मिलने नहीं दिया जाता, दूर से ले लेते। मैं वहीं रहता आधे दिन, मतलब मैं लगभग महीना भर हो गया। उसके बाद में मैं रोज़ डॉक्टर मनोज अग्रवाल से पूछता सुबह शाम कि सर क्या स्थिति, बच्चा कभी भी मर सकता है, कभी भी जिंदा रह सकता है, अभी वेंटिलेटर पे है, अभी ऐसा है, रोज़ की कहानियाँ सुनाई जाती। फिर लास्ट में मेरा पैसों का घड़ा भी भर चुका था कि मैं भी उधार लाला के कहाँ से चुकाता। तो और तब तक मेरे को भी समझ में आ चुका था कि यार अब बच्चे को बचाने में कितना समय और लग सकता है, महीने 2 महीने 4 महीने, इनके पास तो कोई जवाब नहीं है। तो मैं बड़े हॉस्पिटल जो अपने यहाँ का एमबी हॉस्पिटल है वहाँ गया। मैंने कहा कि मेरा बच्चे की वहाँ डिलीवरी हुई है और उससे मुझे यहाँ पे आपके यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं लाखन पोसवाल, उस समय वो एचओडी थे शिशु रोग विशेषज्ञ डिपार्टमेंट के, उन्होंने लेके डॉक्टर मनोज अग्रवाल को फ़ोन किया तो उनकी बात हुई होगी कुछ, मुझे पता नहीं। अगले दिन जब मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो सुबह ही मुझे डॉक्टर मनोज अग्रवाल बोलते कि आपको डिस्चार्ज कराने की कहाँ आवश्यकता है, बच्चा तो बिल्कुल व्यवस्थित है और आज उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो जो 1 महीने की जो कहानी थी और वो एक ही दिन में बदल गई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तब तक भी इस माया जाल को समझ नहीं पाया, कोई बात नहीं। उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि इसके टीके वगैरह भी सब अपन लगाएंगे, आपको किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं इनके पास ही चलता रहा इलाज। उसके बाद में 3rd महीना हुआ, 4th महीना हुआ, मैंने डॉक्टर मनोज अग्रवाल को पूछा कि सर ये कब देखना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जो इसकी आईज है पूरी 360 रोटेट करता था, किसी को देख ही नहीं पाता था। तो मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बच्चे हुए, वो 1-2 महीने में देखना स्टार्ट कर दिया। तो सब जने मुझे पूछते हैं, इवन मेरे रिलेटिव का बच्चा ही हमारे आसपास में डिलीवरी हुई, वो तो 1 महीने बाद ही देखना उसने स्टार्ट कर दिया। ये 3 महीने का आपको, तो वो मुझे बार बार, आपको इतनी जल्दी क्या है, 2 महीने पहले हुआ है, 2 महीने पीछे लेके चलो इसको, ऐसे करके टरकाते रहे। फिर 4था महीना हुआ, मैंने वापस पूछा। फिर 5वां 6ठा महीना हुआ तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया। मैंने कहा सर अब तो 5वां 6ठा महीना हो गया, अब कब देखेगा, अब कितना पीछे लेके चलूँ। तो उन्होंने बोला अभी भी नहीं देख रहा है क्या। मैंने कहा सर नहीं देख रहा है, जब भी तो बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि एएसजी हॉस्पिटल में इसकी आई की जाँच कराओ। उन्होंने जो प्रिस्क्रिप्शन था उस डे का उन्होंने लिखा इस जाँच कराओ। मैं जब एएसजी हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए पहुंचा तो वहाँ पे उन्होंने 3-4 घंटे जांच करने के बाद में मुझे बुलाया कि बच्चे के फादर को बुलाओ। तो जब मैं वहाँ पे डॉक्टर से मिला, उन्होंने बोला कि इसको आपको दिल्ली एम्स ले जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्यों सर, कि ये आपके जो डॉक्टर हैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, उनसे आप बात कर लो। तो उस समय मेरे पास सारी ओरिजिनल फाइल्स थी।
डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने बोला कि कुछ नहीं है, एम्स में जाके एक लेज़र होगा, हम्म, होता है कभी कभार किसी बच्चे में। मैंने कहा अच्छा सर। तो मुझे कुछ पता नहीं था कि आरओपी नाम की क्या चीज़ होती है, तो उन्होंने उस पर लिखा आरओपी और रेफर टू दिल्ली एम्स, जो एएसजी के डॉक्टर थे उनके प्रिस्क्रिप्शन पे। तो मैं वो फाइल जब लेके पहुंचा तो डॉक्टर मनोज अग्रवाल मुझे ये बोलते हैं कि आप ये फाइल्स मेरे पास रख दीजिए, दिल्ली एम्स में अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, आप तो टिकट्स वगैरह बुक कराओ, और दिल्ली एम्स में मेरे जो 7 के एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर है वो वहाँ जॉब करते हैं, तो मैं 2 मिनट में आपकी कल परसों की अपॉइंटमेंट बुक करा दूंगा। तो मैंने कहा ओके सर। अगले दिन मैं जब फाइल लेने गया तो मैंने पूरी फाइल ले ली। हालांकि डॉक्टर मनोज अग्रवाल को ये नहीं पता था कि मेरे पास सारी फाइल्स की फोटोकॉपी की हुई है सेफ्टी पर्पज से। तो अगले दिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने अपने प्रिस्क्रिप्शन पुराने वाले थे, उनमें हैंड राइटिंग में आरओपी लिख दिया, और डिस्चार्ज का जो समरी थी, डिस्चार्ज समरी, वो पूरी बदल दी, उस नई प्रिंट आउट करके मुझे दे दी। हालांकि मेरे पास उन सब की फोटोकॉपियाँ पड़ी थी। कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को उस समय नहीं समझा। मैं तो दिल्ली एम्स में गया, दिल्ली एम्स में मैंने अलग अलग डॉक्टर को बताया, वहाँ के जो बड़े बड़े क्लिनिक थे, जिनके बड़े बड़े आई हॉस्पिटल थे, वहाँ पे बताया। 15-20 दिन तक मैंने बहुत बताया, तो सब ने एक ही बोला कि आप बहुत लेट हो गए। जब बच्चा पैदा होता है और जो 9 महीने से पहले होता है, जो प्री मेच्योर होते हैं बच्चे, उनकी आँख नाक सबकी जांच होती है, कान की सबकी। तो आपकी जांच क्यों नहीं करवाई इन्होंने? मैंने कहा सर ये तो हमको नॉलेज नहीं था कि आरओपी की एक जांच होती है, वो मैंडेटरी है। तो हर हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है उसके 2-4 दिन के अंदर ही हो जाती है वो। तो इन्होंने क्यों नहीं करी? मैंने कहा सर ये तो मुझे नहीं, अब ये बच्चा जीवन भर नहीं देख पाएगा उस जांच, अगर ये उस समय जांच करते तो इसका इलाज और सर्जरी संभव था, और हालांकि वो कराने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, इंजेक्शन से ही काम हो जाता। तो मैंने कहा सर ये तो हमको नहीं पता। उसके बाद में मैं इसको पूरे हैदराबाद भी एक आई हॉस्पिटल है, फिर अहमदाबाद, दूसरी में पूरे इसको विश्व में लेके दौड़ा, पर कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद में जब मुझे बहुत टाइम लगा मुझे और मेरे परिवार को संभलने में कि ये नहीं देख पाएगा जीवन भर। क्या तो परिवार की क्या स्थिति रहती है? मतलब आज भी जब घर में आप लोग जाते होंगे, त्योहार कुछ भी आता होगा, तब घर में क्या स्थिति रहती सर है? परिवार की ये स्थिति रहती है कि आज अपना बच्चा है, वो आपको देख नहीं पा रहा है, ठीक है, और आपको खुशी होती है दूसरों के बच्चे को जब आप देखते हो, वो मम्मी पापा बोल रहा है मुझे ये खाना है, वो बोल रहा है कि पापा आप ये क्या खा रहे हो, मुझे भी खिलाओ। अपन दूसरे के बच्चों को देखते हैं और आज अपने एक बच्चे को देखते हैं, तो एक जो दर्द है वो दर्द कोई नहीं समझ सकता है। दुनिया आपको जरूर ये बोलती है कि आपका दर्द हम समझ सकते हैं, पर जिसके साथ बीतती है वही समझ सकता है। और जो ये जो प्रक्रिया हुई उसके बाद में ही मैंने जो लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई भी सिर्फ इसी चीज़ की थी, मानवता की और धर्म की, कि मुझे ना कोई पैसा चाहिए, ना मैं कोई पैसे के लिए किया। मैंने पैसे का भी बहुत ऑफर आया पर मैंने कभी कोई पैसा नहीं लिया। आप लोग भी जानते हैं कि इतने लंबे समय से मैं जो संघर्ष कर रहा हूँ, उस संघर्ष का जो नतीजा है वो यही नतीजा है कि मुझे चाहिए न्याय, और वो न्याय इसलिए चाहिए कि किसी दूसरे माँ या परिवार के साथ नहीं हो। आज दूसरे परिवार घर में बैठ के टीवी पे आज भी न्यूज़ देख के सोचेंगे हमारे साथ नहीं हुआ, तो क्या है, जब हमारे साथ होगा, जिस दिन आपके साथ होगा उस समय आपके साथ इस दुनिया का एक आदमी नहीं खड़ा होगा। और ये जो डॉक्टर हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के, ये इनकी रोज की कहानी है। शायद आपने भी मूवी देखी होगी गब्बर इज बैक, कि सेम कहानी है ये, उस मूवी में जो बताया गया है बिल्कुल हकीकत है। और यहाँ पे भी यही हो रहा है। ये मेरी वाइफ के कोई आवश्यकता नहीं थी, क्यों 7वें महीने में डिलीवरी करी? जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, मतलब अच्छा, पैसे के मतलब लिए। 7वें महीने में आवश्यकता ही नहीं थी? नहीं आवश्यकता थी, क्यों? पैसे के लिए, कि सीजरियन डिलीवरी का पैसा ज्यादा मिलता है। और तो कुदरत का नियम है ना कि बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, तब वो पूर्ण रूप से विकसित और संपूर्ण जो बच्चा जिस ढंग से पैदा होना चाहिए उसी ढंग से। कुदरत के नियम से सर ये पैसे नहीं कमा सकते ना। कुदरत का नियम इनको पैसा नहीं कमा के देगा। कुदरत का नियम तो अपन जैसे लोगों के लिए अच्छा है कि इनके लिए तो 7वें महीने में 8वें महीने बच्चे को निकालो, कुछ कमी बता के एनआईसीयू में रखो, पर डे का एनआईसीयू का 20-25 हज़ार रुपये उठाओ, बेड का, बच्चे को माँ से दूर रखो 15-20 दिन, 25 दिन, 2 महीने, 4 महीने। इवन मेरे साथ, मैं आपको एक घटना बताऊंगा, एक मेरे साथ एक पेशेंट थे, उनका बच्चा वहाँ पे मतलब 80 डेज से एडमिट था, 14 लाख रुपए उन्होंने बिल चुका दिया था उस 80 समय। दिन से? क्योंकि मेरा बच्चे के लिए जब मैं जाता था तो वो मुझे पूछते थे भैया आपकी क्या सीन है, क्या हुआ? मैंने कहा ऐसी बात है। मैंने पूछा आपके कितने दिन हो गए? हमारे तो अभी 70 डेज हो गए हैं, कि बच्चा अभी भी यही कह रहे हैं कभी भी मर सकता है, जिंदा। अरे तो अगर जब आपको नहीं पता है कि वो बच्चा मर सकता है, जिंदा रह सकता है, तो क्यों उनसे आप पैसे हट रहे हैं? 14 लाख रुपए उन्होंने बताया कि हम 14 लाख रुपए दे चुके हैं और हम बाहर के हैं, और यहाँ पे हम किराए का मकान लेके रह रहे हैं पिछले 2 महीने से, हस्बैंड और वाइफ सिर्फ दोनों, जॉब वगैरह छोड़ के। अब आप बताओ सर, उसके बाद में
7वें महीने में आप सीजेरियन डिलीवरी करोगे, नॉर्मल डिलीवरी को मिलते हैं 50,000, सीजेरियन में मिलते हैं 1.5 लाख रुपए। फिर उसी बच्चे को आप एनआईसीयू में रखोगे, उसकी दवाएं, पर डे का उसका बेड चार्जेस, वो आप मिला के किसी भी नॉर्मल आदमी को बिल दोगे 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख। तो ये अच्छा, कैलकुलेशन। केवल आपका एकमात्र केस ऐसा था जो वहां पर बिगड़ा कि ऐसे बहुत से सर केस ऐसे बहुत केसेस है, आप पता लगाएंगे सच्चाई का तो, और आप ईमानदार हैं मेरे को पता है, तो आप पता लगाएंगे तो सर बहुत पता लगेगा। क्योंकि इनकी मानसिकता सर ये बनी हुई है कि किसी का केस बिगड़ जाए, कुछ हो जाए, वो अगर कोई लड़ने आए या कोई हमसे बातचीत करने आए तो या तो उसको डराओ धमकाओ, अगर वो उससे मान जाता है ठीक है। इनकी सोच ये कि हमारी बहुत जान पहचान है, ये है वो है, पर हर जगह जान पहचान काम नहीं आती है ठीक है। कोई 100 में से 1% इंसान ऐसा होता है जो ये सोचता है कि हाँ कि न्याय की आवश्यकता भी रहती है, तो ये किसी को डराते धमकाते हैं, कोई डर के बैठ जाता है, किसी को पैसा दे के बिठा देते हैं, तो वो पैसा लेके बैठ जाते हैं। क्या आपको भी लालच दिया गया था? सर बहुत लालच, मतलब लालच की नहीं, बहुत मेरे ऊपर प्रेशराइज भी बहुत, दबाव भी बहुत बना केस लेने का। पर मैं तो एक एडवोकेट हूँ, हम तो अपराधी और जो भी इस दुनिया में जितने भी लोग होते हैं उन सब का हम केस लड़ते हैं। तो हमारे से तो हमको अपराध के बारे में भी पता है, किस अपराधी को कैसे छुड़ाना है ये भी पता है। तो मुझे भी बहुत सारी मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ भी, दबाव बनाने की कोशिश करी, मुझे भी फ़ोन आए। इवन मेरे जो यार दोस्त हैं, जो मेरा ग्रुप सर्कल है, जो मेरे अधिवक्ता गण हैं, उनमें भी जो सीनियर अधिवक्ता हैं बहुत सारे, उनके पास भी फ़ोन गए कि आप इनसे बात करिए प्लीज़, आप इनको बिठाइए कि ये वो, कि जो भी हुआ मतलब उसमें भी वो गलती नहीं मान रहे, बस वो ये कि जो भी हुआ उसका हम पैसा दे। अरे पैसे से क्या होता है सर, जी। पैसे से क्या ये देख क्या पालेगा? पैसे से बच्चे की रोशनी आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। अगर आप इस पे 2 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए भी का भी खर्चा कर लोगे तो भी इसकी रोशनी नहीं आ पाएगी। आप किसी अदर पर्सन का आई ट्रांसपेरेंट करा देंगे भविष्य में 5-10 साल बाद, तो भी इसकी रोशनी नहीं आ पाएगी। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि हाई कोर्ट ने जब इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करा, हाई कोर्ट ने कुछ आदेश दिया था, क्या था वो पूरा प्रकरण, क्या था? और अभी सर 4 दिन पहले जो एक लेटर आया वो क्या है? सर इसमें क्या हुआ था, जब हमने बहुत सारे ज्ञापन दिए थे ठीक है, एप्लीकेशंस दी थी सीएमएचओ साहब को, कलेक्टर साहब को ठीक है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने तो शुरू से ही इसमें कुछ नहीं किया। मैंने परिवाद दिया था एसपी साहब को ठीक है, जी। 4 महीने तक एसपी साहब ने उस परिवार का कुछ भी नहीं किया। इतनी बड़ी लापरवाही, मेडिकल नेग्लिजेंसी है, एक बच्चा का भविष्य पूरा अंधकार में है, पूरा परिवार उसके साथ जुड़ा हुआ है, और एसपी साहब ने उसमें 4 महीने तक कुछ नहीं किया। थाने में मैं एज ए एडवोकेट होते हुए मैं थाने में इतने राउंड काट के आया हूँ, तो आप लोग सोच लीजिए आम आदमी के साथ क्या होता होगा। मैं वहाँ पे जाके आया तो वो मुझे रोज़ टरकाते, अभी कुछ भी नहीं होगा, इसमें मुझे बिठा के रखते, फिर वो बोल देते अभी साहब नहीं है, फिर वो बोलते अलग अलग मुझे रीज़न से टरकाए गए। उसके बाद में जब मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, तो कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के बाद में लंबी लड़ाई थी। उसके बाद में कलेक्टर साहब ने एक कमेटी बनाई डॉक्टर्स की। हालांकि डॉक्टर डॉक्टर के खिलाफ बोलता नहीं है, फिर भी जहाँ कुछ सबूत होते हैं उसको तो वो डिनाई कर नहीं सकते। मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको हैंड राइटिंग बताऊँगा, प्रिस्क्रिप्शन, उस पर पेन की शाई बिल्कुल चेंज है, छोटी सी जहाँ गैप है उसमें उन्होंने लिखने की कोशिश करी। मैं आज आपको आरोपी भी लिख दूंगा। क्या होता है सर आरोपी, आप समझते हो? कोई नहीं समझता है। आप डॉक्टर हो, आप मुझे बताओगे। तो उन्होंने सोचा कि मैं ये सब लिख दूंगा, बाद में डिस्चार्ज समरी चेंज कर दूंगा, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं सर। उसके बाद में मेरे पास उनकी चैट पड़ी है व्हाट्सअप की, मेरे पास हर तरीके का सबूत है सर उनके खिलाफ ठीक है। इसके बाद में जो कलेक्टर साहब ने, ये सब होने के बाद में कलेक्टर साहब ने कमेटी गठित करी। कमेटी गठित में उनको दोषी पाया गया, तो दोषी पाया गया तो हॉस्पिटल को बंद करने का नोटिस जारी किया। तो वो क्या, राठौड़ी में नोटिस जारी किया गया सीएमएचओ साहब के साथ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्लियर है कि कहीं ना कहीं इनका आपसी तालमेल है। क्योंकि अगर सीएमएचओ साहब इतने समझदार नहीं है क्या, और सीएमएचओ के पास साहब के पास में इतने समझदार एडवोकेट या नहीं है क्या जो मेडिकल एक्ट की जानकारी रखते हो, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उनको सब नॉलेज होता है। फिर भी उन्होंने राठौड़ी में 5 दिन का नोटिस जारी करा। तो उस नोटिस पे हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया, उन्होंने एक रीट दायर करी हाई कोर्ट में कि इस नोटिस के अगेंस्ट में, तो उनको उस रीट के अगेंस्ट में स्टे मिला। तो जो स्टे मिला है उसमें हाई कोर्ट ने बोला कि अभी तो हम इनको स्टे दे रहे हैं, पर इन फ्यूचर अगर सीएमएचओ साहब और कलेक्टर साहब कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो करें, हम उनको रोक नहीं रहे हैं। जी। तो उसके बाद में
ये जो चीज़ थी, जब वो कार्रवाई करना चाहते थे तो ये कार्रवाई कर सकते थे, इन्होंने उसको ज़रूरत नहीं समझी कार्रवाई करने की। मुझे बार बार उसमें एप्लीकेशन देनी पड़ी, बार बार ज्ञापन देने पड़े, मुझे इनको नोटिस भिजवाने पड़े, ये अलग अलग तालमेल से कुछ के कुछ करते जाए। इवन इतना टाइम से लड़ने के बाद में अभी इन्होंने वापस एक नोटिस भिजवाया जो हाई कोर्ट के बोलने पे, तो ये वो नोटिस है। ये नोटिस उस हाई कोर्ट के टाइम पे ही भिजवा सकते क्या थे। सरल भाषा में समझा, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है? सरल भाषा में उसमें ये लिखा हुआ है सर कि हाई कोर्ट में कि आप नए मरीजों की भर्ती नहीं ले सकते, ठीक है। आपकी जो गलती है वो पाई गई है, ठीक है। तो आप जो नए मरीज की भर्ती नहीं ले सकते हो, उसके अगेंस्ट में हॉस्पिटल को बंद करने का ये नोटिस जारी हुआ था, ठीक है। जी। तो उसके अगेंस्ट में इनको स्टे मिला था। तो स्टे जो मिला तो उसमें यही बोला था हाई कोर्ट ने कि आप इन फ्यूचर भविष्य में आप अगर इस हॉस्पिटल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना चाहते हो तो हाई कोर्ट आपको नहीं रोक रहा है, आप करिए, आपको जहाँ गलत लगता है आप करिए। पर वो कार्रवाई इन्होंने करी ही नहीं, वो कार्रवाई इन्होंने वहीं स्थगित छोड़ दी और उस कार्रवाई को वहीं बंद कर दिया। ये तो मैं इतने लंबे समय से लड़ता जा रहा हूँ, तो वो कार्रवाई वापस उजागर हुई है, वो कार्रवाई वापस शुरू हुई है। करेक्ट। जी। अब हॉस्पिटल को सीज करने का आदेश मिला है। अभी हॉस्पिटल से इन्होंने जवाब मांगा है, वो जवाब ये यूं बोल रहे हैं हॉस्पिटल वाले कि हमने दे दिया, जबकि सीएमएचओ साहब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। तो अब मेडिकल एक्ट के तहत, जो मेडिकल एक्ट बोलता है कानूनी कार्रवाई, मेडिकल एक्ट के तहत इनको एक नोटिस जारी हुआ। तो अब इस नोटिस के बाद में मेडिकल एक्ट के बाद एक दूसरा सो कॉज नोटिस जारी होगा जिससे हॉस्पिटल बंद होगा, जी। जो सीएमएचओ साहब और कलेक्टर साहब देंगे। तो मतलब ये एक कदम सफलता की एक कदम सफलता की है, न्याय की, और इस न्याय के लिए ही मैं लड़ रहा हूँ। और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि जनता से, सीएमएचओ साहब, कलेक्टर साहब, जितने बड़े नेता हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं एक न्याय के लिए, ये किसी मेरी अकेले की लड़ाई इसलिए क्योंकि मैं तो एक वकील हूँ तो लड़ पा रहा हूँ। जी। अच्छा, अब एक बहुत निजी प्रश्न है कि डर भी सबको लगता है, दर्द भी सबको होता है, दुख भी सबको होता है। परिवार के मुखिया भी हैं जी। आज जिस स्थिति में भाभी जी हैं, आपकी श्रीमती जी, पूरा परिवार, शायद आपके माता पिता भी उतने ही दुखी होंगे। ऐसे में खुद को संभाल पाना कितना जरूरी होता है और खुद कैसे अपने इस दुख पर काबू पाते हैं? इसके लिए सर मैं बताऊंगा आपको, मुझे जब ये स्थिति पता चली थी दिल्ली एम्स में और वहाँ पे कि बच्चा जीवन भर नहीं देख पाएगा, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकी थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मेरे परिवार का सदस्य कौन कहाँ खड़ा है। मैं उनको देख रहा था पर मुझे पता ही नहीं कि ये कौन है। उसके बाद में इस स्थिति को सुधारने में मुझे खुद को 2-3 महीने लग गए। उसके बाद में 2-3 महीने तक तो मैं, मतलब आप ये समझो ना, मैं मेरे काम पे कोर्ट आ पाया, ना मैं कुछ काम कर पाया। 2-3 महीने तक मतलब एक तरीके से आप देखा जाए तो मैं अंडरग्राउंड था, कि मैं मेरे परिवार के साथ था और हम परिवार वाले एक दूसरे के साथी हैं, बस ये एक दूसरे को संभाल रहे हैं, बच्चे को संभाल रहे हैं। हमने इवन इसका उस समय तक नामांकन तक नहीं कर पाए हम इस। तो उस परिस्थिति से मुझे निकलने में बहुत समय लगा और अपने आप को समझाने में, और लड़ना पड़ेगा कि इस दुनिया में किसी को तो लड़ना पड़ेगा भाई, न्याय के लिए किसी को तो लड़ना पड़ेगा। हर आदमी पैसा ले लेगा, हर आदमी बैठ जाएगा या हर आदमी डरेगा, तो किसी को तो लड़ना कर पड़ेगा। तो उस ही सिलसिले में ये लड़ाई और संघर्ष मैंने जारी रख रखा है न्याय के लिए। तो पर्व की माता जी अपूर्वा जी हमारे साथ हैं। अपूर्वा जी, आपका दर्द शायद इस संसार में कोई नहीं समझ सकता और शब्दों में उसको बयां भी नहीं कर सकता। एक बच्चा जब पहली बार बोलना सीखता है या पहली बार देखता है, हर माँ बाप का सपना होता है कि वो उनको देखे, उसके पहले मुंह से जब शब्द निकले तो माँ निकले या पापा निकले। पर तमाम कोशिशों के बाद भी अभी डॉक्टरों ने कह दिया है कि बच्चा आजीवन नहीं देख पाएगा। एक आप माँ होने के नाते आपके ऊपर क्या दुख और दर्द इस समय और उस समय बीता, क्या बता पाएंगी? मैं तो नहीं बता सकती, क्योंकि जो हमारे साथ में हुआ वो भगवान किसी के साथ नहीं करे। जैसे दूसरों के बच्चे खेलते हैं सब जगह, मेरा बच्चा मेरे को माँ भी नहीं बोला था। सबसे पहले मैंने उसको एक बार भी नहीं देखा था, उन्होंने जाके कमरे में रख दिया उसको। मैंने तो शक्ल भी नहीं देखी थी मेरे बच्चे की कि कैसा दिखता है वो। सबके हाथ में बच्चा आता है तो माँ के पास रखते हैं, मेरे पास भी नहीं था, उन्होंने ले लिया था। जैसे जैसे बड़ा हुआ हमको पता पड़ा ये सब हुआ है हमारे साथ में।
मेरे तो मरने जैसी स्थिति हो गई थी। एक जांच जो वकील साहब ने बताया कि जब बच्चा प्री मेच्योर डिलीवरी होती है तो एक जांच जो कंपलसरी होती है आरोपी, वो 4 दिन या 3 दिन के भीतर करानी होती है। ऐसे में वो जांच जो आपकी 4 महीने 5 महीने तक विलम्ब हुई, और तमाम जो डॉक्टर्स हैं उसमें अधिकांश डॉक्टर ने कहा कि अगर आरोपी समय पर हो जाती तो ये तो देख शायद पाता, बच्चा देख पाता। देख पाता ये इतनी अगर बड़ी लापरवाही अगर बहुत डॉक्टर बड़ी, के द्वारा हुई है, क्या कहना चाहती हैं इस विषय पर? अगर वो हमको पहले बता देते तो आज शायद ये हमको देख पाता। और आप तो शायद उन माओं में शामिल हैं जिन्होंने कम से कम हिम्मत तो करी इतनी बड़ी शक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो हमारे साथ में हुआ भगवान नहीं करे किसी के साथ में भी हो, और ऐसी लापरवाही भगवान किसी बच्चे के साथ में नहीं करे। क्या मांगे अब सरकार से, क्या मांगे आपकी? हमको न्याय चाहिए बस। हमको ऐसे डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द करो, और ऐसा जो हमारे साथ में हुआ है वो किसी किसी के साथ में नहीं हो, भगवान करे किसी के साथ में ना। जितना दुख हमने देखा है वे सब कोई नहीं देखे, बस यही है मेरा। क्या इस बच्चे ने, अब 2.5 साल हो गए हैं इस पर्व को, क्या इस बच्चे ने कभी आपको माँ बोला आज तक? नहीं बोला। मैं भी बाहर जाती हूँ, देखती हूँ बच्चे खेलते हैं, अपनी माँ के पास में दौड़ के आते हैं। इसको तो पता ही नहीं इसकी माँ कहाँ खड़ी है, इसके पापा कहाँ खड़े हैं, इसकी माँ की शक्ल कैसी है, इसके पापा की कैसी शक्ल है। क्या सीधा सर कहना चाहती हैं कि डॉक्टर के लोभ की वजह से आज आप लोग? बिल्कुल, उस डॉक्टर की वजह से ही आज इस स्थिति हुई है हमारे साथ में। सबका बच्चा होता है तब सबको लगता है कि हमारा पहला बच्चा है, हम इसका बर्थडे मनाएंगे, हम इसका जड़ूलिया करेंगे, हम इसको स्कूल में डालेंगे, हम इसके दादा दादी स्कूल से इसको लेके जाएंगे, नाना नानी के साथ खेलेगा, ये सब करेगा। पर ऐसी कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ में। जब से इस डॉक्टर हमारी ज़िंदगी में आया है, हमारी लाइफ बहुत बर्बाद हो गई है। क्या पूरे दिन बच्चा आपके साथ इसी तरह से पूरे रहता है? दिन ये मेरे साथ ही रहता है, मेरे को कहीं भी जाने नहीं देता है। ये मेरे को इसके पास में 24/7 रहना पड़ता है। इसको सू सू से लेके खाना खिलाने से लेके सब ये मेरे पे डिपेंड है। अभी तो आज हम लोग हैं, आज मैं जिंदा हूँ। अगर मैं बाय चांस भगवान ना करे कुछ हमको हो जाए तो इसका क्या होगा? आप बताओ, इसका क्या फ्यूचर है? ना ये पढ़ाई कर पाएगा, ना ये खेल पाएगा, क्या होगा इसका आगे? जी, क्या मांगे वकील साहब, अब आपकी क्या मांगे? सर मेरी मांग सिर्फ इतनी सी है कि इनके लाइसेंस रद्द हो, हॉस्पिटल बंद हो, भविष्य में डॉक्टरों के पास एक सीख जाए कि आप न्याय, किसी भी परिवार को ऐसे न्याय के लिए भटकना नहीं पड़े, और आप ऐसा कोई काम मत करिए पैसों की लोभ में जिससे किसी परिवार का भविष्य बिगड़े, किसी बच्चे का भविष्य बिगड़े। सबसे बड़ी बात, ये जो सीजरियन डिलीवरी का डेटा है डॉक्टर शिल्पा गोयल का, मैग्नस हॉस्पिटल का, 80% अबव है 100 में से। WHO के नॉर्म्स 20% बोलते हैं, WHO के नॉर्म्स 20% बोल रहे हैं। इस उदयपुर में शिल्पा गोयल का डेटा, मेरे पास डेटा पड़ा है, आप सारे हॉस्पिटल का डेटा पड़ा है मेरे पास सीजरियन डिलीवरी का, आप डेटा देखिएगा। 80% प्लस डेटा किसका है? क्या लोभ के लिए? क्या सब सीजरियन डिलीवरी वाले वही चाहते हैं? प्रैक्टिकली आप सोचिए कि हमको तो सीजरियन डिलीवरी करानी, कौन सीजरियन डिलीवरी कराना चाहता है? आप इस चीज को देखिए भाई, 80% सीजरियन डिलीवरी, WHO ने बोला है कि 20% तक सीजरियन डिलीवरियां होती है, संभव है 30-35 चलता है, अपन एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, पर WHO 20% से 80% सीधा कितने गुना है आप सोचिए। क्यों? पैसों के लोभ में। अरे इतना पैसा लेके कहाँ जाएंगे सर? ये इतना कितना पैसा चाहिए, और पैसा भी चाहिए तो इलाज तो करके दो। क्या स्पष्ट मांग है हॉस्पिटल के साथ साथ डॉक्टर का लाइसेंस? बिल्कुल, डॉक्टर का लाइसेंस रद्द दो। इवन मैंने इनकी कंप्लेन भी कर रखी है सर ऊपर लेवल तक, पर सब पे अभी कार्रवाई चल रही है। इनको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ नहीं होगा तो न्याय, मैं एक एडवोकेट हूँ, एक अधिवक्ता हूँ। आप इस चीज को समझिए कि मुझे पता है कि न्याय में समय लगता है पर न्याय जरूर मिलता है। मैं ये नहीं समझता कि मुझे 2 महीने में न्याय मिलेगा। मैं जानता हूँ, क्योंकि जब मैंने ये संघर्ष और इस लड़ाई को चुना था उसी समय मैं समझ गया था कि कोई मेरा साथ दे या नहीं दे, पुलिस प्रशासन मेरा साथ दे या नहीं दे, प्रशासन मेरा साथ दे या नहीं दे, मुझे ये लड़ाई लड़नी और मुझे लंबा समय संघर्ष के लिए लगेगा। आज भी लगा है, आपने खुद ने देखा है कि 1.5-2 साल हो गए, पर अभी भी आया है, नोटिस जारी हुआ है। आप आइए, आप
1.5-2 साल हुआ है, अभी भी नोटिस जारी हुआ है। तो ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष में मैं ऊपर लेवल तक गया हूँ। इनको जहाँ से लाइसेंस मिलता है, मैंने वहाँ पे भी कंप्लेन करी कि वहाँ पे भी एज ए परिवार हमको बुलाया गया, हमारे डॉक्यूमेंट्स देखे गए, पर अभी वो प्रक्रिया चल रही है, वो भी विचाराधीन है। तो धीरे धीरे सबका रिजल्ट आएगा। जब जब सबका रिजल्ट आएगा, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा जी। कि ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे करने से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है या कुछ नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो देख रहा है। और जो न्याय है, उस न्याय प्रक्रिया पे मुझे भरोसा है, और आज नहीं तो साल, 2 साल, 3 साल में मुझे न्याय जरूर मिलेगा। जी। तो ये है जोशी परिवार, जो पर्व के माता पिता हैं। पर्व की पूरी कहानी आपने भी सुनी कि किस तरह से एक बच्चा जो है डॉक्टर की लापरवाही के कारण, ये बच्चा अब इस दुनिया को नहीं देख सकेगा, इस दुनिया की खूबसूरती को नहीं देख सकेगा, अपने माँ बाप को नहीं देख सकेगा। एक माँ जिसका सपना होता है कि बच्चा जब आँख खोले और पहली बार शब्द बोले तो उसके मुँह से माँ निकले। एक बाप का सपना होता है कि बच्चे को उंगली पकड़ा कर इस पूरी दुनिया की सैर कराए, उसका भविष्य संवारे। एक दादा दादी का सपना होता है कि वो अपने बचपन को वापस जीना चाहते हैं, अपने पोते या पोती के रूप में। हर सुख से वंचित रखने वाला ये डॉक्टर और डॉक्टर्स की पूरी टीम, आखिर ये हॉस्पिटल क्या चाहता है? आज जैसा डॉक्टर साहब ने, वकील साहब ने बताया कि किस तरह से WHO की रिपोर्ट कहती है कि 20% सीजेरियन एक हॉस्पिटल में हो सकते हैं, वहाँ 80% सीजेरियन अगर हो रहे हैं, तो ये वाकई में सोचनीय विषय है। CMHO साहब को तत्कालीन परिस्थिति में इस पूरे हॉस्पिटल की जांच यहाँ पर रखनी चाहिए, ताकि इस परिवार के साथ जो दुख बीता है वो किसी और के साथ ना बीते, और आम उदयपुर वासियों को भी आगे आना पड़ेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़नी पड़ेगी। ये जंग सिर्फ एक परिवार की नहीं है। आज इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। आज ये अकेले हैं तो कल आप अकेले होंगे। इसलिए एकजुटता का परिचय दें, ऐसे लोगों के खिलाफ एक मुहिम चालू करें। और हम भी चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि अगर वाकई में डॉक्टर की लापरवाही की वजह से सब कुछ हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ हॉस्पिटल को सीज करना या उसकी कार्रवाई करना या उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाना काफ़ी नहीं है। इन डॉक्टर्स का लाइसेंस यहाँ पर निरस्त कराना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग इतने शक्तिशाली और इतना इनका सिंडिकेट है कि ये लोग नए नाम से भी हॉस्पिटल चालू कर सकते हैं। इसलिए आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।